स्टूडेंट, वेलकम टू उज्ज्वल लॉ क्लासेस। मैं आज भारतीय दंड संहिता की धारा 82 से आपको प्रतियोगिता परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बताऊंगा। हालांकि अभी जो है भारतीय दंड संहिता को रिपील करने की बात चल रही, जो कल मैंने अपनी वीडियो में कल दिया था उसके बारे में विस्तृत बताया था। लेकिन फिर भी जो एग्ज़ाम अभी आने वाले हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक बात और है कि धाराएं चेंज हुई हैं इसके फंडामेंटल रूल वही हैं 82-83 जो जनरल एक्सेप्शन के हैं वही जुगे तो ही हैं, ज़्यादा इनमें कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं किया गया है। तो ये अभी निरंतर पढ़ते रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जब भी बिल एक्ट बनेगा और इन्फोर्स होगा तो उसमें भी आपके लिए लाभदायक होगी। केवल धाराएं चेंज होंगी, धाराएं उनका नाम जो बदली हुई है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए मैं आपसे बताता हूँ धारा 82 के बारे में। धारा 82 में एक ऐसे बालक द्वारा किया गया कार्य है जो कि उसकी बुद्धि की अपरिपक्वता के कारण या नादानता के कारण वह कोई कार्य करता है जो अगर समर्थ व्यक्ति द्वारा किया जाता तो वह अपराध होता। तो इसीलिए यहाँ पर भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति यानी कि जो व्यक्ति 7 साल से कम आयु का है, अगर वह कोई ऐसा कार्य करता है जो भारतीय दंड संहिता के अंदर अपराध है तो उसके लिए वह दोषी नहीं होगा, क्योंकि उसको नादान गुड़िया, उसकी बुद्धि इतनी परिपक्व नहीं है कि जो कुछ कर रहा है वह जो कोई अपराध है वो नहीं जानता इस बात को। तो उसको जो पूर्णतः उन्मुक्ति यहाँ पर प्रदान की गई है। डोली इन कैप्स उसको नाम दिया गया, यानी कि नादान गुड़िया। अब धारा 83 जो है ये एक ऐसे बालक द्वारा किया गया कार्य है जो 7 वर्ष से अधिक का है लेकिन 12 वर्ष से कम आयु का है, वहां पर अपराध सर्जित हो सकता है। अगर उस बालक द्वारा जो कार्य किया गया है उस समय उसकी बुद्धि इतनी परिपक्व थी कि वह जो कुछ कर रहा है वो जानता है उस बात को, तो वहां उसकी लायबिलिटी होगी। लेकिन जहां उसकी बुद्धि परिपक्व नहीं है और वह उस कार्य को करते समय ये नहीं जानता कि ये दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, उसको इतनी समझ नहीं है, तो वहां उसका कार्य माफी योग्य होता है। अब यहाँ पर दो धारा 82 कहती है कि 7 वर्ष से कम, धारा 83 कहती है 83 कहती है कि 7 वर्ष से अधिक। अब जो बालक पूरे के पूरे 7 वर्ष का है वो किस धारा के अंतर्गत आएगा? तो यहाँ पर भारतीय दंड संहिता या क्रिमिनल लॉ का अर्थान्वयन निर्वचन जो किया जाता है वो कठोर किया जाता है। तो इसीलिए उसको 82 का लाभ दिया जाएगा, यानी कि वो भी डोली इन कैप्स के अंतर्गत आएगा। चाहे वो जानता था नहीं जानता था, कुछ भी था, जो उसका कार्य किया गया है और जो भारतीय दंड संहिता के दंडनीय अपराध है, अगर ऐसे बालक द्वारा किया गया जो 7 वर्ष से कम का है या पूरे के पूरे 7 वर्ष का है तो उसका कार्य आपराधिक नहीं होगा। ये धारा 82 कहती है। लेकिन धारा 83 वहां पर कार्य करते समय बालक की समझ क्या आती, क्या वह उस प्रकृति और परिणाम को जानता था जो कुछ कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग वह अगर प्रकृति परिणाम को जानता था तो दोषी होगा। अगर नहीं जानता था तो ये तथ्य और परिस्थिति पर डिपेंड करता है, वो जानता था या नहीं जानता था। वो हर केस जो भी केस आएगा उसकी तथ्य और परिस्थिति पर डिपेंड करेगा। अब आता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में अधिकांश तक पूछा जाता है, मेंस एग्जाम में भी आता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है और प्री एग्जाम में तो हमेशा आता ही है। धारा 84 जो विकर्चित व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य है, अनसाउंड माइंड, ठीक है जी। और विकर्चितता कैसे आई उसको? वो जड़ था, पागल था, या कोई क्या नाम ऐसी नशीली दवा या वगैरह लेकर, या बुखार से पीड़ित था, या किसी विवेक से पीड़ित था, तो उसके कारण उसके मस्तिष्क में विकृतता आ गई थी, तो उसके कारण जो है उसने कोई अपराध कर दिया, तो उसके बारे में देखा जाता है। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 84 ये कहती है कि कोई बात अपराध नहीं है,
जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस कार्य को करते समय यह नहीं जानता था कि वह कार्य दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है, यह जानने में समर्थ था, तो वहां उस व्यक्ति को विकर्चित यानी कि अनसाउंड माइंड कहेंगे। और अनसाउंड माइंड द्वारा किया गया कार्य माफी योग्य है धारा 84 के अंतर्गत। लेकिन ये भी तथ्य परिस्थिति पर डिपेंड करता है कि है या नहीं है। इस पर लीडिंग केस है आर वर्सी मैकनाटन, जो इंग्लिश विधि का केस है, और वहीं से जो है सेक्शन 84 भी उसी केस से निकला। उसके जो 5 पॉइंट निर्धारित किए गए थे, उन 2 पॉइंटों को यहाँ सेक्शन 84 में कि कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय यह नहीं जानता, करते समय नहीं जानता कि उसका कार्य दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है। मैकनाटर केस में मैकनाटर को बरी कर दिया गया था और उसको जो है विकर्चितता का लाभ दे दिया था। तो वहाँ पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 15 जजेस की बेंच बैठी और उन्होंने विकर्चित व्यक्ति कौन है इस बारे में पंच सिद्धांत से प्रतिपादित किए थे कि वे कौन है। उसमें ये बता था कि चिकित्सा, अगर चिकित्सक ये साबित करता है कि क्या नाम ये विकर्चित है, लेकिन उस चिकित्सक ने, डॉक्टर ने अभियुक्त को उस अपराध करने से पूर्व कभी रद्द देखा था, न उसका क्या नाम चेकअप किया था, न कोई दवाई दी थी, तो वो कैसे साबित कर सकता है कि ये क्या नाम पागल है। तो वहाँ पर भी यही बताया गया है कि अगर वह अपने कार्य की प्रकृति के बारे में कार्य करते समय जानता था कि वह विधिपूर्ण, दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, तो वह विकर्चित नहीं माना जाएगा। यहाँ पर यह साबित करना आवश्यक है उसके द्वारा कि मैं नहीं जानता था कि वह कार्य दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है जबकि वह कार्य कर रहा था। इस पर जो है बहुत से केस हैं। आर वर्सेस आर्नोल्ड में वाइल्ड बीस्ट टेस्ट का दिया गया था कि विकर्चितता का निर्धारण के लिए वाइल्ड बीस्ट टेस्ट होना चाहिए, यानी कि इसमें कहा था कि अभियुक्त कार्य करते समय क्या उचित और अनुचित में भेद करने में समर्थ था या नहीं था। अगर वो उचित और अनुचित में भेद करने में समर्थ था तो उसको जो है सेक्शन 84 का लाभ नहीं मिलेगा। उसके बाद डरहम नियम है, जो कि डरहम केस जो है यूएसए का है, वहाँ की आपराधिक विधि से निकला हुआ है। इसमें भी उचित और अनुचित के बारे में बताया गया। अगर अभियुक्त अपराध करते समय या वह कार्य करते समय उचित और अनुचित में भेद करने में असमर्थ था तो उसको जो है यहाँ पर विकर्चितता का लाभ दिया जाएगा। असीरुद्दीन वर्सेस सम्राट का एक बहुत महत्वपूर्ण केस है जो कलकत्ता उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया था। इसमें भी यही क्या नाम कलकत्ता उच्च न्यायालय ने यही पॉइंट निर्धारित किए कि असीरुद्दीन यानी कि अभियुक्त असीरुद्दीन उस समय जिस समय अपने पुत्र को की गर्दन काट रहा था उसको उचित और अनुचित का ज्ञान था या नहीं था। अगर उसने यही नहीं पता था कि उचित क्या है और अनुचित क्या है, तुम क्या कर रहे, किसके निर्देश पर कार्य कर रहे, कैसे कर रहे, तो सोची विचार की उसके प्रश्न था तो उसको माफी दे दी जाएगी। एस तोबा चेतिया वर्सेस असम राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्धारित किया कि यहाँ पर विधिक विकर्चितता और चिकित्सीय विकर्चितता धारा 84 के अंदर अभियुक्त को यह साबित करना आवश्यक है कि वह जो विधिक विकर्चितता का दोषी है, यानी कि 84 का लाभ प्राप्त करने के लिए उसने ये साबित करना पड़ेगा कि मैं जब वह कार्य करता उस समय उस कार्य की प्रकृति और परिणाम को नहीं जानता था कि वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है। अगर जानने में असमर्थ था तो उसको बचाव मिलेगा, या नहीं है तो नहीं मिलेगा। अगर चिकित्सक ये कहता है कि नहीं ये तो पागल था, ये विकर्चित था, ये जड़ था, उस अवस्था में इसने कार्य किया, तो मानने योग्य प्रतिरक्षा नहीं है। प्रतिरक्षा वही है जो कि धारा 84 के अंतर्गत दी गई है, यानी कि उसने विधिक विकर्चितता साबित करनी पड़ेगी। उसके बाद धारा 85 है कि ये भी यानी कि कोई व्यक्ति जो मतत्ता की हालत में है और स्वयं उसने ड्रिंक या कोई भी इस प्रकार का नशीला पदार्थ नहीं लिया, यानी कि उसकी भूल या चूक से किसी अन्य व्यक्ति ने उससे दिया है,
उसने जानबूझकर नहीं लिया, किसी ने उसको भुलावे में दिया किसी प्रकार से, तो वहां पर अगर उसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो वह जो है यहाँ पर अपराध नहीं होता। लेकिन अगर उसने जानबूझकर लिया है और उसके द्वारा कार्य की अपराध किया गया तो वह सेक्शन 86 के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण केस आता है जो एग्जाम में एपीओ या पीसीएसजे में बहुत ज़्यादा, जैसे कि क्या नाम डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन वर्सेस बीएड का केस है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है 85 के लिए। बहुत ज़्यादा इसके लिए प्री एग्जाम आता है, मेंस एग्जाम में बहुत कम आते हैं। देखो धारा 86 है, यहाँ पर अभियुक्त जो कि मतत्ता की हालत में और उसके द्वारा कोई अपराध किया गया तो वहां पर उसको ऐसा माना जाता है जैसा कि सवस्थित व्यक्ति द्वारा कोई कार्य किया जाए। अगर वो मतत्ता ना होता उस समय, वो क्या नाम किसी नशे के प्रभाव में ना होता, तो वहां उसको ज्ञान के तुल्य बनाया जाता है। जैसे कि अगर एक व्यक्ति ने यहाँ पर मतत्ता की हालत में है और दूसरा व्यक्ति भी मतत्ता की हालत में नहीं है, ठीक है जी, तो इस मत व्यक्ति को इसके ज्ञान के तुल्य माना जाएगा। यानी ज्ञान के अंतर्गत तो उसको वही ज्ञान माना जाएगा जैसे कि एक अमतत व्यक्ति का होता है, लेकिन उसको जो है उस आशय से युक्त नहीं माने जो कि इसका है। मान लो एक व्यक्ति बी है और वो किसी की हत्या करता है तो उसका ज्ञान भी है और आशय भी उसकी हत्या करना। लेकिन यहाँ पर अगर मतत व्यक्ति किसी की मृत्यु कारित करता है, हत्या करता है, तो वहाँ पर और मत है उसने कुछ होशोवास है नहीं, तो वहाँ ज्ञान तो वही माना जाएगा जो कि एक स्वस्थ व्यक्ति का है, लेकिन उसका आशय अब्सेंट रहेगा। तो यहाँ पर ज्ञान के आधार पर उसको दोष सिद्धि की जाएगी, लेकिन आशय के आधार पर उसको दोष सिद्धि नहीं की जाएगी। इसमें जो है सबसे जो महत्वपूर्ण केस है वासुदेव बनाम स्टेट का केस है, पंजाब राज्य केस है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस केस के अंतर्गत वासुदेव जो था एक सेना का जमादार था, वह बारात किसी शादी में गया था, बारात में गया था, वहाँ पर वह अपनी बंदूक लेकर गया था और बंदूक लेने इस प्रकार से वहाँ पर शराब भी पी उसने। शराब पीने के पश्चात जो है वो खाना खाने के लिए गया, तो जब पंगत में बैठा हुआ था, जब खाना खाने के लिए पुराने समय में पंगत लगती थी उसमें बैठा था, तो वहाँ एक बच्चे से कहा उसने कि जो 15-16 साल का था कि थोड़ा सा और खिसक जाओ, मैं भी यहाँ बैठूँगा। लेकिन बच्चा खिसका नहीं और उसने बंदूक निकाल ली और उसको मार दिया। तो वहाँ पर भले ही वो मदद था, लेकिन उसका ज्ञान प्रबल था और उसका आशय भी था उसको मारने का, तो वहाँ पर जो उसको हत्या के लिए दोष सिद्ध की गई थी। तो इस प्रकार ये प्री एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है जो बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ के बताता हूँ आपसे, मैं 87 बंद कर दिया। धारा 87 सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपति कारित करने का आशय न हो और न उसकी संभावता का ज्ञान हो। यहां पर सम्मति यहां दो प्रकार की हो सकती है, अभिव्यक्त हो सकती है या विवक्षित हो सकती है। एक्सप्रेसली एंड इम्प्लाइड दोनों में से कोई भी सम्मति हो सकती है। अगर सम्मति से कोई कार्य किया जाता है और उस कार्य में मृत्यु या घोर उपति की कोई आशंका नहीं है तो वहां पर और नहीं उसकी संभावना है, भले ही वहां पर मृत्यु या घोर उपति हो जाए तो अभियुक्त का कार्य माफी योग्य हो जाता है। ठीक है जी, जैसे कि इसको क्या नाम एक सूत्र जो सम्मति देता है उसको क्षति नहीं होती। यह सूत्र जो है रोमन सूत्र है जो यहां प्रयोग किया जाता है, वालेंटाइन नॉट फॉर इंजूरिया। इसके अंतर्गत जो सम्मति देता है उसको क्षति नहीं होती। इस सूत्र का वो किया गया है। जैसे कि यहां पर कुछ ऐसे कार्य हैं जैसे दो व्यक्ति कुश्ती लड़ रहे हैं और कुश्ती लड़ने में वहां मृत्यु की या घोर उपति की कोई सम्मति नहीं है, ना इस बात की संभावना ज्ञान है कि मृत्यु या घोर उपति हो ही जाएगी, लेकिन वहां पर आपस में कुश्ती लड़ते हुए एक पहलवान को चोट लग जाती है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वहां पर जो है दूसरा पहलवान धारा 87 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी होता है। जैसे कि ये तो
अभी जैसे कि कोई व्यक्ति क्रिकेट देख रहा और वहां पर जो है क्रिकेट देख रहे बॉल आई और उस पर जो है बैट लगा यानी छक्का लगा और छक्का लगने से किसी के सर में जो है जो दर्शक बैठे हुए वहां ने सम्मति तो नहीं दी थी कि हमारे चोट लग गया वो, लेकिन वहां किसी दर्शक के सर में बॉल लगी और उसकी क्षति उपहति हुई या घोरपति हुई तो वहां या उसकी मृत्यु होगी तो उसका कार्य यहां पर माफी योग्य होता है, यानी कि खिलाड़ी को यहां पर जो है किसी अपराध का दोषी नहीं माना जाना है, क्योंकि यहां पर सम्मति थी। सम्मति अव्यक्त या विवक्षित किसी प्रकार की हो सकती है, लेकिन अगर कोई कार्य पहले से ही मृत्यु या घोरपति की आशंका के अंतर्गत है तो यहाँ 87 के अंदर या उसका आशय या ज्ञान है तो वो 87 का कोई लाभ नहीं मिलेगा। सम्मति यहाँ स्वतंत्र सम्मति, हालांकि जो धारा 87, 88 और 89 सम्मति के बारे में बताती है, लेकिन पूर्णतः यहाँ सम्मति को परिभाषित नहीं किया गया कि सम्मति है क्या चीज। ठीक है जी। उसके बाद धारा 88 आती है, किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है। देखो यहां मृत्यु कारित करने का अभियुक्त का कोई आशय नहीं है और वह व्यक्ति सम्मति से कंसेंट से गुड फेथ में कार्य कर रहा है और उस व्यक्ति के फायदे के लिए कार्य कर रहा। अगर वहां पर कोई उपहति हो जाती है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो अभियुक्त यहां किसी प्रकार के दोषी नहीं माने जाना। जैसे कि होता है कि व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया, इसमें व्यक्ति कितनी आयु का होगा तो यहां नहीं बताया गया। 88 में उसकी एज के बारे में वो 18 साल का होगा या 12 साल का होगा या 15 साल का होगा, इसके बारे में कोई भी नहीं बताया। किसी व्यक्ति के फायदे के लिए शब्द यूज किया गया। जैसे कि एक व्यक्ति है और उसको कोई बीमारी है जिसका कि डॉक्टर इलाज करता है और ऑपरेशन यानी कि सर्जन जो है इस प्रकार से ऑपरेशन करता है और ऑपरेशन उस सद्भावना पूर्वक उस व्यक्ति को उस व्याधि से उस दुख से बचाने के लिए करता है और वहां पर ऑपरेशन करते समय या करने के पश्चात उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो डॉक्टर साहब को लाभ मिलेगा 88 का। अब यहां एज की बात आती है क्योंकि धारा 89 के अंतर्गत यहां 12 वर्ष से कम आयु का बालक है जिसके लिए उसका संरक्षक सहमति देता है, या कोई उन्मत्त व्यक्ति है जिसके लिए उसका संरक्षक सहमति देता है और उस शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए संरक्षक जो है सद्भावना पूर्वक डॉक्टर के पास ले आता है और उसकी जो है कोई व्याधि है तो उसको सद्भावना पूर्वक ऑपरेशन कराने के लिए डॉक्टर साहब के पास ले गया और डॉक्टर साहब ने इस प्रकार से ऑपरेशन किया, लेकिन उसकी मृत्यु होगी या उसको जो है घोर उपहति कारित होगी तो वहां पर डॉक्टर साहब जो है किसी अपराध के दोषी नहीं माने जाएंगे। तो इसका मायने है कि 88 में जो एज है वो 12 वर्ष से अधिक की है और 89 में एज जो है शिशु की 12 वर्ष से कम आयु की है या कोई उन्मत्त व्यक्ति है। अब देखते हैं हम धारा 90 के सम्मति जो भय या भ्रम के अधीन नहीं होनी चाहिए, यानी कि सम्मति जो है वो फ्री कंसेंट होनी चाहिए। यानी कि भय अगर भ्रम के अंतर्गत कोई सम्मति दी गई या किसी शिशु ने सम्मति दी जो 12 वर्ष से कम आयु का है या उन्मत्त व्यक्ति ने सम्मति दी, विकृचित व्यक्ति ने सम्मति दी या भय या भ्रम के अधीन दी तो वहां पर वो फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी और वहां पर जो कार्य किया गया वह अपराध की श्रेणी में आएगा ही आएगा। ठीक है जी। तो इसमें सम्मति भय और भ्रम के अधीन नहीं होनी चाहिए, ना किसी शिशु व्यक्ति द्वारा होनी चाहिए कि सम्मति होनी चाहिए, ना उन्मत्त व्यक्ति की, यानी कि शिशु जो 12 वर्ष से कम है उसकी सम्मति यहां मान्य नहीं होगी। यानी कि 12 वर्ष से अधिक आयु का बालक हो जिसे 88 में बताया गया है तो वहां सम्मति फ्री कंसेंट की मानी जाए। भय भ्रम के अधीन किसी भी चाहे वो किसी भी एज का हो उसकी भी सम्मति यहां फ्री कंसेंट यानी कि स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाती। धारा 91 में ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित हानि के बिना भी सख्त अपराध है। अपराध यानी कि कार्यों का अपवर्जन उनको जो है रेस्ट्रिक्ट किया गया
आप हानि के बिना भी, कोई हानि भी नहीं है, तब भी वे स्वतः अपराध माने जाते हैं। जैसे कि यहां पर किसी महिला का जो उसका जीवन बचाने के आशय से न हो और गर्भपात कर दिया, मिसकैरेज कर दिया, तो वहां पर जो है वो कार्य अपराध ही माना जाएगा। पब्लिक न्यूसेंस वह भी जो है चाहे किसी को हानि है या नहीं है, तो तब भी वह अपराध ही माना जाता है। यानी गर्भपात कारित करना या उस महिला का जीवन बचाने के आशय से ना हो, जानबूझकर अगर जीवन बचाने के आशय से किया गया तो फिर तो अपराध है ही नहीं। लेकिन अगर उसका जीवन बचाने के आशय से नहीं किया गया, अन्यथा गर्भपात किया गया, तो धारा 91 के अंतर्गत वह अपराध होगा। पब्लिक न्यूसेंस भी इस प्रकार से, चाहे उसको किसी से हानि, कोई भी क्षति होती हो, हानि होती हो या ना होती हो, लेकिन फिर भी वह अपराधी होगा। 91 में बताया गया। 92 में सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य। यहां जो है उस व्यक्ति की कोई सम्मति नहीं है, लेकिन सद्भावना पूर्वक उस व्यक्ति के फायदे के लिए कार्य किया गया। मान लो कि कोई व्यक्ति जो है दुर्घटना के कारण जो है उसको चोट लग गई और तुरंत उसका जो है ऑपरेशन करना आवश्यक है, और वो व्यक्ति जो है अभी होश में नहीं है, बेहोश है, और उसकी सम्मति प्राप्त भी की जा सकती, ना ही उसका कोई गार्जियन वगैरह है जिसकी सम्मति प्राप्त की है। तो बिना सम्मति के ही उस व्यक्ति की या उसके संरक्षक की बिना सम्मति के ही यहां डॉक्टर साहब जो है उसकी कपाल क्रिया करते हैं, शल्य क्रिया करते हैं, सर्जरी, और उसको जो है की तो उसके फायदे के लिए, लेकिन वहां पर शल्य क्रिया करते समय उसकी मृत्यु होती है या उसके पश्चात उसकी मृत्यु होती है, तो डॉक्टर साहब जो है सेक्शन 92 के अंदर प्रोटेक्शन के अधिकारी हैं। उसको जो है डॉक्टर साहब को किसी अपराध का दोषी नहीं माना जाने का, क्योंकि उसने उस व्यक्ति के फायदे के लिए कार्य किया। सद्भावना पूर्वक जो उसमें योग्यता थी, उस योग्यता के अनुसार जो उसने कार्य किया, तो उसका कार्य यहां माफी योग्य है। इसी प्रकार से अगर 93 में बताया जाए कि सद्भावना पूर्वक दी गई किसी व्यक्ति को सूचना, सद्भावना गुड फेथ में कोई सूचना दे दी, और वहां उस सूचना के पश्चात जो वह जो है वो उसका जो है दिमागी संतुलन हिल गया, और उस जिसके कारण जो है या तो उसकी तुरंत मृत्यु होगी, तो यहां पर 93 के अंतर्गत उसको लाभ मिलेगा, क्योंकि उसने तो सद्भावना पूर्वक उसके फायदे के लिए यहां पर सूचना दी गई थी। जैसा कि अगर कोई मरीज डॉक्टर साहब के पास जाता है और डॉक्टर साहब उससे कहते हैं कि भाई जो है आपको तो गंभीर बीमारी है और आप तो कुछ ही दिन के मेहमान हो, और इस कथन के अनुसार उस पर उसके मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण जो है उसका हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो डॉक्टर साहब यहां ने क्योंकि उससे सद्भावना पूर्वक सूचना दी थी, तो डॉक्टर साहब जो किसी अपराध के दोषी नहीं होंगे। उसके बाद आती है धारा 94 94, जिसमें कि वह कार्य जिसके करने के लिए किसी व्यक्ति को धमकियों द्वारा विवश किया गया है, और ऐसा कार्य हत्या और जो है मृत्यु से बनने उन अपराधों में भी जो राज्य के विरुद्ध होते हैं। यानी कि यहां पर अगर हम देखें तो 3 बातें हम जो है स्पष्ट कर सकते हैं। पहला कि अगर किसी व्यक्ति को यह कहा गया कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा अगर तुमने जो है दूसरे व्यक्ति की मृत्यु नहीं की या उसको गोली नहीं मारी, और वहां वह व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति को गोली मार देता है, तो सेक्शन 94 के अंतर्गत ये उसको कोई बचाव नहीं मिलेगा, वह जो है यहां हत्या का दोषी होगा ही होगा। ये तो अबेटमेंट होगा समझ लो। तो यहां पर उसको कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि 94 कहती है जहां पर अपना जीवन और दूसरे के जीवन की बात है, तो अगर कोई व्यक्ति आपको ये दुष्कृत करता है कि दूसरे व्यक्ति की हत्या करना वरना मैं आपकी हत्या कर दूंगा, तो वहां 2 व्यक्तियों आपने अपना जीवन बलि वेदी पर चढ़ा देना चाहिए, न कि दूसरे व्यक्ति को मारना चाहिए, तो वहां पर दोषी होगा। नंबर 2, अगर किसी व्यक्ति को यह कहा गया कि
हम तुमको गोली मार देंगे अगर तुमने जो है इस मकान का ताला नहीं तोड़ा। इनकी किसी लोहार से कहा गया, क्योंकि लोहार ही ताला तोड़ सकता है, लोहार से कहा गया कि अगर इस मकान का तुमने ताला नहीं तोड़ा हम जो है तुझे गोली मार देंगे। और वह इस धमकी से भयभीत हो जाता है और वहां पर ताला तोड़ देता है, तो वहां जो है वह किसी अपराध का दोषी नहीं होगा, क्योंकि यहां किसी की मृत्यु तो नहीं की जा रही, यहां तो केवल जो ताला तोड़ने। तो इसमें जो मृत्यु से या हत्या से गन्य कोई अपराध नहीं है, तो वह जो है किसी अपराध का दोषी नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर वही लोहार उन डकैतों की या लुटेरों की टोलियों में मिला हुआ है और वहां लोहार से वो डकैत या लुटेरे जो है ये धमकी देते हैं कि तुम ताला तोड़ो नहीं तो हम तुमको गोली मार देंगे, और वह इस प्रकार से ताला तोड़ देता है, तो वहां लोहार जो है लोहार को धारा 94 का कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो उस समूह को जानते हुए कि उनकी प्रकृति क्या है, उनका नेचर क्या है, उसमें जानते हुए स्वयं सम्मिलित हुआ था। तो वहां धमकियों द्वारा जो इस प्रकार से उसके काम किया गया, विवश किया गया, वो उसका कार्य माफी योग्य नहीं होता। ठीक है जी। तो उसके बाद है धारा 95, तुच्छ अफानी कारित करने वाले कार्य, यानी कि रोमन सूत्र है डिमिनियस नॉन करेक्ट लैक्स, यानी कि विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती। प्री एग्जाम में अधिकांशतः ये लैटिन सूत्र है, ये पूछा जाता है कि डिमिनियस नॉन करेक्ट लैक्स जो है कौन सी भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा संबंधित है, तो धारा 95 से है। मान लो एक व्यक्ति ने पेन किया और उसकी स्याही जो है दूसरे के कपड़ों पर गिरेगी, शर्ट गंदी होगी, तो ये तुच्छ कार्य विधि इस पर कोई ध्यान नहीं देगी। कोई गर्द गब्बार कर रहा तो उस पर ध्यान नहीं देती। आदि बातें हैं जो कि धारा 95 के अंदर जो तुच्छ कार्य हैं उनके लिए कोई सामान्य व्यक्ति, सामान्य प्रज्ञा वाला व्यक्ति कोई प्रतिवाद नहीं करता। ठीक है जी। अब मैं आपसे बताता हूं 96